वेलकम एवरीबॉडी। केमिस्ट्री से रिलेटेड दैनिक जीवन के अंदर उपयोग में आने वाले कुछ रसायन, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो दैनिक जीवन के अंदर जितने भी प्रक्रियाएं संपन्न होती है उसके अंदर कोई न कोई साइंस या विज्ञान उसके साथ में जुड़ा है। वो सभी प्रक्रियाएं आपके सिलेबस के अंदर जो जो चीज़ें आपको मेंशन कर रखी है वो आपने डिटेल में पढ़ रखी है और उससे संबंधित प्रक्रियाएं भी इस टॉपिक के अंदर पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रसायन जो दैनिक जीवन के अंदर या घरों में या सामान्य उपयोग के अंदर लिए जाते हैं, उनके रासायनिक सूत्र क्या हैं और उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये सामान्य प्रक्रियाएं हम इस टॉपिक के अंदर लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट के अंदर आपके दिया हुआ है, जिसके अंदर दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व दिया गया है। यहाँ पर हम रसायनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दो पार्ट के अंदर इस टॉपिक को लेकर प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रारंभ कर रहे हैं कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ऐसे यौगिक जो कि हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न है उन्हीं को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये प्रक्रिया आपने परिभाषा के रूप में अच्छी तरह से पढ़ रखी है और यहाँ पर हम कार्बनिक यौगिकों के अंदर कुछ ऐसे यौगिकों को लेकर चल रहे हैं जो कि सजीवों के अंदर या फिर दैनिक जीवन के अंदर हम काम में लेते हैं, जिसमें पहला नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि है एथीन, या इसी का साधारण नाम है एथिलीन कहलाता है। तो आईयूपीएसी नाम है एथीन और साधारण नाम के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं एथिलीन। रासायनिक सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 और CH2 के बीच में दो कार्बन द्विबंध से जुड़े हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को हम एथीन या एथिलीन कहते हैं और इसका कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे इसको हम फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, अर्थात फलों को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो यह प्राकृतिक रूप से जो भी फल पेड़ पौधे के ऊपर पक रहे हैं, तो उन फलों को पकने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है वह हार्मोन एथिलीन ही है और इसीलिए इस एथिलीन को ही हम फलों को पकाने वाला हार्मोन या फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। और कृत्रिम रूप से भी हम फलों को पकाने के लिए इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये गैसीय पदार्थ है इसलिए सामान्य प्रक्रिया के अंदर हम प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग नहीं करते। तो ये हार्मोन है एथिलीन, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये पहला रसायन है। सेकंड हम बात कर रहे हैं एथाइन, इसी का सामान्य नाम है एसिटिलीन। पहले था CH2 और CH2 के बीच डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक है, ये भी गैस अवस्था में। ऊपर दिया गया यौगिक ये भी फलों को पकाने वाला हार्मोन गैस अवस्था में और एसिटिलीन भी गैस अवस्था में। चूंकि इसकी सामान्य संरचना में हल्का सा परिवर्तन है, ऐसी स्थिति में जो एथिलीन है वो फलों को पकाने का हार्मोन है, जबकि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। और एसिटिलीन बनती कैसे है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है। कैल्शियम कार्बाइड, जिसका सामान्य सूत्र है CaC2, और इसी CaC2 की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ में की जाती है जब कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, और यही कैल्शियम साइनेमाइड हम खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया भी हम पहले ले चुके हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का यदि जल अपघटन किया जाता है तो इसके साथ जल के दो अणु जुड़ते हैं और ऐसी स्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, तथा ट्रिपल बॉन्ड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड युक्त ये एसिटिलीन निर्मित होती है, जो कि गैस अवस्था में है और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो टोकरी के अंदर जिस फलों को पकाना है उसके नीचे कागज बिछा करके कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं और उसके बाद फलों को व्यवस्थित करने के बाद ऊपर टाट से ढक देते हैं और फिर पानी छिड़क दिया जाता है। तो ये नमी युक्त पानी जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में आता है उसमें से एसिटिलीन गैस निकलेगी और यही एसिटिलीन गैस उस टोकरी के अंदर रखे गए फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है और यही इसके कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए काम में ली जाने वाली गैस है। तो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों के अंदर उत्पन्न होने वाला हार्मोन एथिलीन फलों को पकाता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। तीसरे कार्बनिक यौगिक की बात करें, ये है मेथिल अल्कोहल। इसके सामान्य नाम आपको ध्यान रखना है, मेथिल अल्कोहल, कास्ट स्प्रिट, इसी को कहते हैं कार्बिनॉल और इसी को कहा जाता है मेथेनॉल। ये इसके चार नाम है, मेथेनॉल, कार्बिनॉल, कास्ट स्प्रिट या फिर मेथिल अल्कोहल कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र है CH3OH। एक कार्बन युक्त अल्कोहल
मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल कहलाता है। ये मेथिल अल्कोहल सामान्यतः स्प्रिट के नाम से जाना जाता है और हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगाने से पूर्व या किसी घाव को धोने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर स्प्रिट के नाम से आपको अच्छी तरह से वाकिफ हैं और स्प्रिट मेथिल अल्कोहल को ही कहा जाता है और इसका उपयोग घाव धोने में या फिर निर्जर्मीकरण या स्टरलाइजर के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाने से पूर्व हाथ के ऊपर से नीचे एक रुई है, उसके अंदर मेथिल अल्कोहल होता है और उसी को लेकर घिसते हैं ताकि उस स्थान पर यदि कोई जर्म है तो उसे हटाए जा सकें। इस प्रक्रिया को हम स्टरलाइजेशन या निर्जर्मीकरण कहा जाता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है जहरीली शराब के अंदर जो घटक प्रयुक्त होता है वह घटक मेथिल अल्कोहल है और इसी मेथिल अल्कोहल के कारण शराब, जिसको सामान्यतः एथिल अल्कोहल से बनाई जाती है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिलाकर उसको जहरीला बनाया जाता है या जहरीली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहरीली शराब के अंदर मुख्य घटक कौन सा है, तो इसमें 2 घटक होंगे, जिसमें से एथिल अल्कोहल आगे नाम आएगा। एथिल अल्कोहल तो पीने के लिए प्रयुक्त होता है, किसी तरह का दुष्प्रभाव या हानिकारक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं डालता, लेकिन मेथिल अल्कोहल है ये शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है और जहर का काम करता है एक सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में है। तो ध्यान रखना है, जहरीली शराब के अंदर मुख्य घटक की बात करें तो CH3OH या मेथिल अल्कोहल इसके अंदर प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक और जानकारी आप ध्यान में रखें, मेथेनॉल को कम मात्रा में लिया जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है और यदि इसकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसीलिए इसको हम जहरीली शराब का घटक कहते हैं। इसकी गंध भी स्प्रिट के रूप में और अपने गंध अच्छी तरह से पता कर रखी है और यह दृष्टि तंत्रिका को बाधित कर देता है, विघटित कर देता है, इसीलिए व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो कम मात्रा में अंधापन उत्पन्न करता है, अधिक के अंदर ये मृत्युकारक होता है। सेकंड अल्कोहल के रूप में हम बात करें 2 कार्बन युक्त अल्कोहल जो कि कहलाता है एथिल अल्कोहल या फिर हम IUPAC के अंदर इस एथेनॉल के नाम से जानते हैं। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल जिसमें 2 कार्बन युक्त अल्कोहल है C2H5 और OH के रूप में प्रदर्शित होता है। और एथिल अल्कोहल सामान्य शराब के अंदर पीने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और यह जल के साथ मिलाकर जो तनु विलयन बनता है वही तनु विलयन पीने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें यही मदिरा और शराब के रूप में अन्य अल्कोहल या स्टार्च के किण्वन द्वारा बनता है। तो स्टार्च, आप स्टार्च चाहे चावल से प्राप्त कर रहे हैं या मक्के से प्राप्त कर रहे हैं, गेहूं से प्राप्त कर रहे हैं या चकुंदर से प्राप्त कर रहे हैं या किसी भी जगह से आप स्टार्च प्राप्त कर रहे हैं, तो स्टार्च के किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल का संश्लेषण या निर्माण किया जाता है। और इस प्रक्रिया का नाम आप ध्यान रखें फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिकों को उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है या इसी को अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही शराब प्राप्त होती है या एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। दवाइयों के अंदर इसका उपयोग सर्वाधिक विलायक के रूप में किया जाता है। जैसे कि खांसी की दवाइयाँ हैं तो वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं उनको अल्कोहल में घोल करके ओरली देने के लिए या दवाई के अंदर परिवर्तित करने के लिए या घोले हुए विलयन को पीने के लिए हम इसके विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ज़्यादातर खांसी की दवाइयों में एथिल अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, जहाँ पर परफेक्ट या प्योर या परिशुद्ध अल्कोहल काम में लेते हैं। इसके अलावा बियर व शराब में भी एथिल अल्कोहल होता है और यहाँ पर बियर के अंदर एथिल अल्कोहल की मात्रा लगभग 8 से 14% तक होती है, जबकि शराब के अंदर ये 42.8% तक V/V एथिल अल्कोहल के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर बियर के अंदर मात्रा कम है, जबकि अल्कोहल के अंदर चाहे रम हो, चाहे ब्रांडी हो, चाहे विस्की हो या कोई भी रूप में हो, इसमें 42.8% V/V एथिल अल्कोहल प्रयुक्त होता है। इसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा कोविड-19 के अंदर प्रयुक्त किया जाने वाला सैनिटाइज़र ये भी एथिल अल्कोहल से निर्मित किया जाता है। वैसे प्योर एथिल अल्कोहल थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के सैनिटाइज़र के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा
प्रोपिल अल्कोहल भी काम में लेते हैं, मेथिल अल्कोहल भी काम में लिया जाता है, लेकिन एथिल अल्कोहल सबसे बेस्ट सैनिटाइज़र का काम करता है, जिसको हाथों के ऊपर लगा करके सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें इसकी मात्रा आप ध्यान रखना, सामान्य शराब के अंदर इसकी मात्रा 42.8% V/V है, जबकि यहाँ पर सैनिटाइज़र के रूप में मोर देन 70% V/V का उपयोग किया जाता है। और इसको पीने से रोकने के लिए सामान्यतः एथिल अल्कोहल की जगह सामान्य सैनिटाइज़र के अंदर प्रोपिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, चाहे वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो या नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल है, उसको सैनिटाइज़र में काम में लेते हैं। और एथिल अल्कोहल पीने से क्या होता है, तो ये तंत्रिका उद्दीपक है, आपके शरीर की तंत्रिका तंत्र को ये उत्तेजित करता है, उद्दीपन करता है, इसलिए ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आधिक्य के अंदर लेने पर यह यकृत सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है, जिसमें लीवर खराब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और क्यों है? क्योंकि ये लीवर या आपके यकृत को खराब करता है, क्योंकि शरीर में जो भी अतिरिक्त चीज़ें जिनका पाचन नहीं हो पाता है, लेकिन वो अवशोषित होकर रुधिर में पहुंच गई है, तो रुधिर में अतिरिक्त पदार्थों को हटाने के लिए एक तो फिल्टर किडनी के द्वारा किया जाता है, और उसमें से भी जो पदार्थ बच गए हैं, जो निष्कासित नहीं हो रहे हैं, उनका विघटन फिर यकृत के अंदर होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यकृत के अंदर इस एथिल अल्कोहल के विघटन के कारण यकृत सिरोसिस रोग हो जाता है। एथिल अल्कोहल को विकृत करने के लिए, चूंकि सामान्य लेबोरेटरीज के अंदर भी इसका उपयोग होता है, इसलिए एथिल अल्कोहल को लेबोरेटरी में जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको पीने से रोकने के लिए या उसका दुरुपयोग होने से रोकने के लिए हम उस एथिल अल्कोहल को विकृत कर देते हैं, जिससे इसका उपयोग पीने के लिए कोई न कर पाए। तो उसमें मिलाते क्या हैं? उसमें मिलाया जाता है मेथिल अल्कोहल, जो जहरीली शराब का घटक है, वो इसमें मिलाया जाता है। इसके अलावा बैंगनी रंजक भी इसमें मिलाया जाता है। कुछ अल्कोहल के अंदर पिरिडीन भी मिलाया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे अल्कोहल को हम विकृत अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल जिसके अंदर पिरिडीन ब्लू कलर का रंजक उपस्थित है, या मेथिल अल्कोहल मिलाया गया है, या पिरिडीन मिला रखा है, ऐसे अल्कोहल को हम विकृत अल्कोहल कहते हैं। और उसके ऊपर मेंशन होता है विकृत अल्कोहल, उसको नहीं पीना चाहिए। पीने पर ये हानिकारक दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है, पॉइजनस हो जाता है। विकृत किया हुआ अल्कोहल नुकसानदायक होता है। इसके अलावा यह पावर अल्कोहल के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। प्योर अल्कोहल जो कि 100% परिशुद्ध अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, इसका उपयोग पावर अल्कोहल के अंदर ईंधन के रूप में किया जाता है। कैसे करते हैं ये जरूर ध्यान रखना। तो पावर अल्कोहल के रूप में कैसे करते हैं? इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है, और कुछ जगह शुद्ध एथिल अल्कोहल भी प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसके दहन से ऊष्मा उत्सर्जित होती है और इसी ऊष्मा का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाए, इसीलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल पावर अल्कोहल के रूप में किसके साथ? पेट्रोल के साथ मिलाकर उपयोग में लिया जाता है। और यह आपके गाड़ी के अंदर जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसको नुकसान बहुत कम पहुंचाता है, इसलिए हम इसको सीधा ही पावर अल्कोहल के रूप में काम में ले सकते हैं। तो पावर अल्कोहल वास्तव में गैसोलीन या पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल 100% एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, जिसके अंदर इस पावर अल्कोहल को अलग अलग नामों से प्रदर्शित किया जाता है। यदि इसको कहा जाए E10, E10 का मतलब है इसमें 10 भाग एथेनॉल है, शेष भाग पेट्रोल है। यदि कहा जाए पावर अल्कोहल में E25 लिखा हो, इसका मतलब 25% या भाग किसका? एथेनॉल एथिल अल्कोहल का है, और शेष मात्रा 75% भाग किसका है? पेट्रोल। तो यहाँ पर इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है पावर अल्कोहल को, और उसके आगे जो अंक लिखा मिलता है वह शुद्ध परिशुद्ध एथिल अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है, और इसके अलावा शेष मात्रा प्रतिशत रूप में पेट्रोल की होती है या गैसोलीन की होती है, और ये पावर अल्कोहल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पावर अल्कोहल को हम बायो एथेनॉल भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बायो इथेनॉल ध्यान रखना, बायो इथेनॉल कहा जाता है किसको? पावर अल्कोहल को। तो ये अतिरिक्त नाम भी आपको ध्यान रखना। एक तो नोटेशन ई के साथ अंक लिखा है, एथिल अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है। दूसरा बायो इथेनॉल कहा जाता है। पावर अल्कोहल का संगठन पूछा जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएं आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिक के रूप में एथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। ये दो नाम है इसके। एथिल क्लोराइड साधारण नाम है और क्लोरोएथेन IUPAC नाम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसका सूत्र है C2H5Cl
C2H5 के साथ OH है तो एथिल अल्कोहल, हटाकर OH हटाकर Cl लगा दें तो ये एथिल क्लोराइड बनता है। और इसका उपयोग दर्द निवारक स्प्रे के अंदर किया जाता है, जैसे मूव वगैरह जो आते हैं, या खेलते समय अगर चोट लग जाती है तत्काल रिलीफ के लिए एक स्प्रे आता है जिसको हिलाकर हम उस चोट के स्थान पर लगा देते हैं, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए स्थानीय रूप में निश्चेतन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से खेलने के अंदर जो बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में तत्कालिक रूप से दर्द से निवारण करने के लिए हम इस स्प्रे का या दर्द निवारक स्प्रे का उपयोग करते हैं, जिसमें कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? एथिल क्लोराइड है, सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा आता है एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन, ऊपर Cl है, क्लोरो एथेन, यहाँ पर Br है तो ब्रोमोएथेन के रूप में प्रदर्शित होगा। स्थानीय निश्चेतक के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। जहाँ पर इसका स्प्रे किया जाता है, जहाँ पर इसको रगड़ा जाएगा, उस स्थान पर स्थानीय रूप से कुछ देर के लिए निश्चेतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और दांत की शल्य क्रिया के निश्चेतन के अंदर हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एथिल ब्रोमाइड का। और इसको इंजेक्शन में भर के दांत निकालना है उसकी जड़ों के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम निश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में दांत को निकालने पर जो होने वाला दर्द है वह नहीं होता है, लेकिन उसकी सूचना अपने दिमाग तक नहीं पहुंचती है। इसलिए इसका उपयोग दांत निकालते समय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है सिरका। सिरका सामान्य कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो आपको ध्यान रखना है, सिरका वास्तव में एथेनोइक अम्ल या CH3COOH है, और इसी को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, और इसका नाम भी एसिटम या सिरके से पड़ा है। तो सिरका वास्तव में एसिटिक अम्ल जो दिया गया है CH3COH है, उसका 3 से 4% जलीय विलयन है। उसी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सिरका शब्द का उपयोग करते हैं, और अर्थात इसी को हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल है, एथेनोइक एसिड है CH3COH, एथेनोइक एसिड का 3 से 4% एक्वस सॉल्यूशन जो होगा उसी को हम विनेगर कहते हैं, या इसी के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है सिरका। तो सिरका वास्तव में क्या है? एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर सिरका, ये वास्तव में इसी के सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अगर सिरका केवल कहा जाए तो वह वास्तव में एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन है। अब कुछ जगह पर यह 8% तक भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू 3 to 4% मानी जाती है, लेकिन कुछ बुक्स में ये 8% तक भी दिया गया है। इसके अलावा इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका उपयोग सामान्यतः अचार या पिकल को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, या अचार को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जितने भी अचार आते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा काफ़ी तरल पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तेल की मात्रा कम होती है। जबकि घरों में हम सिरका नहीं डालते, केवल अतिरिक्त तेल डाल करके वायु के संपर्क में आने से अचार को रोक देते हैं, तो वो खराब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन सिरका इसके अंदर अचार में डाल देते हैं, जिससे इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति के अंदर अचार खराब नहीं होगा। अर्थात अचार के संरक्षण के लिए सिरके का उपयोग या विनेगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया में आता है सोडियम बेंजोएट। सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला परिरक्षक है या संरक्षी पदार्थ है, जिसको कहा जाता है सोडियम बेंजोएट। खाने का पैकेज्ड फूड तरल अवस्था में अगर है तो उस सभी तरल अवस्था में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट परिरक्षक का उपयोग करते हैं, जिसका सामान्य सूत्र यदि प्रदर्शित किया जाए तो इसमें एक बेंजीन वलय और COOH श्रृंखला होती है, जिसमें H को हटाकर इसका लवण बना दिया जाए सोडियम के साथ, तो ये जो यौगिक बनेगा इसी को हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। और जो भी खाद्य पदार्थ है जिसको खराब होने से बचाना है, उन खाद्य पदार्थों के अंदर अगर आप उसके पैकेट पर देखें, यदि E211 लिखा गया है, ध्यान रखना कोड नंबर क्या है इसका, E211, और E211 जो कोड है ये बेंजोइक अम्ल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हो उसके अंदर मिलाया गया हो, या फिर जैम है, जेली है, या इस तरह का कोई भी तरल पदार्थ, चाहे सूप भी दिया गया हो, तो उन पदार्थों को, या फिर
जो रूह अफ़ज़ा वगैरह जो यूज़ किए जा रहे हैं या इस तरह का जो भी ड्रिंक्स काम में ली जाती है, उनके अंदर परिरक्षक के रूप में सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है, जो कि E211 बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट के रूप में दर्शाया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट प्रयुक्त होता है। तो सिंपल सी प्रक्रिया है, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, पहली चीज। और सबसे अधिक प्रश्न इसी पर पूछा गया है। नेक्स्ट है पैकिंग खाद्य पदार्थों में इसे E211 के नाम से परिरक्षक के रूप में मिलाया जाता है, चाहे वो मृदु पेय पदार्थ हो, चाहे जूस हो, चाहे सूप हो, चाहे आइसक्रीम हो। तो इन सभी के अंदर यही परिरक्षक मिला करके उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाया जाता है। नेक्स्ट हम प्रक्रिया की बात करें एस्टर। एस्टर सामान्यतः विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और एस्टर में हम सामान्य एस्टर के रूप में यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं CH3COOC2H5। ये एथिल एसीटेट है और इस एथिल एसीटेट को एस्टर कहा जाता है और इस एस्टर का उपयोग सामान्यतः नेल पॉलिश के विलायक के रूप में किया जाता है। तो नेल पॉलिश की डिब्बी खोल के जब भी हम नेल पॉलिश का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो स्मेल आ रही है वो स्मेल वास्तव में किसकी है? एस्टर की स्मेल है, जो कि एथिल एसीटेट या इसी प्रकार का कोई अन्य एस्टर भी हो सकता है। और इसकी गंध मधुर गंध होती है, फलों जैसी गंध होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एस्टर फलों जैसी मधुर या मृदु गंध युक्त द्रव है जिसका उपयोग नेल पॉलिश विलायक के रूप में किया जाता है। एक और आएगा नेल पॉलिश रिमूवर, अर्थात एक शेड आपने लगा दिया है और उस शेड को आपको हटा के अन्य रंग कलर की आपको नेल पॉलिश लगानी है। तो पहले लगाई गई नेल पॉलिश को हटाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में अगर पूछा जाए तो नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं एसीटोन को। और एसीटोन का रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3 और यही एसीटोन प्रयुक्त किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर में। और विलायक के रूप में बात करें तो विलायक के रूप में एस्टर का उपयोग किया जाता है, जो फलों जैसी गंध युक्त मधुर द्रव अवस्था में विलायक का काम करता है। इसके अलावा अगले वाला एक और इम्पोर्टेंट नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक शब्द वास्तव में या फॉर्मिका शब्द जो है उसी से इसका नाम फॉर्मिक एसिड बना है। और फॉर्मिक का शब्द वास्तव में प्रयुक्त किया जाता है लाल चींटियों के लिए। और लाल चींटियों के अंदर जो काटने पर जो जलन होती, लाल चींटियां जिसको सिंदूरी चींटियां भी बोलते हैं, बिल्कुल छोटे आकार की लाल रंग की होती है और उन चींटियों को काटने पर जोर से खुजली होती है। तो ये जो खुजली या दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, ये जलन मुख्यतः किसकी वजह से है? फॉर्मिक अम्ल की वजह से। और ये अम्ल सर्वप्रथम लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम फॉर्मिका के नाम पर फॉर्मिक एसिड रखा गया है, जिसका सामान्य सूत्र आपको ध्यान रखना है HCOOH के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा बिच्छू के काटने पर, ततैये के डंक में या उसके काटने पर होने वाली जलन, चींटियों के काटने पर होने वाली जलन या नेटल पादप के कांटे के अंदर होने वाली जलन का मुख्य घटक कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है। तो सवाल इसके रूप में पूछा जाता है कि मधुमक्खी के काटने पर जो जलन हो रही है वो कौन से रसायन के कारण होती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए फॉर्मिक एसिड के कारण ये जलन होती है। और इस जलन में ये जो जंतु दिए गए हैं ये इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग इन जंतुओं को अपनी सुरक्षा के लिए ही करना पड़ता है और इसीलिए इसको हम प्रतिरक्षात्मक रूप में जंतुओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। हमारे लिए तो घातक है, नुकसान करता है या दर्द होता है, लेकिन आगे वाला जंतु इसका उपयोग अपनी खुद की सुरक्षा के लिए या प्रतिरक्षा के रूप में प्रयुक्त करता है। इसके अलावा नेटल पादप का कांटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेटल पादप के कांटे के अंदर होने वाली जलन आपके एग्जाम के या आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, इसलिए ये नाम भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही एक और नाम दिया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है, डॉक पादप एक और नाम आएगा इसी के साथ ही। तो डॉक पादप वास्तव में क्या है? नेटल पादप का कांटा लग जाए तो उसमें जो जलन हो रही है, खुजली होती है, दर्द होता है, वहाँ की स्किन एकदम लाल होकर फूल जाती है, उफ जाती है। तो उस जगह पर यदि नेटल पादप के पास या आसपास ही ये पादप होता है, डॉक पादप, उसकी यदि पत्तियां लेकर के घिसी जाए
या उसमें से जो रस निकल रहा है उसको लेकर घिसा जाए तो इसकी जलन को कम किया जा सकता है, क्योंकि नेटल पादप के कांटे में फॉर्मिक अम्ल अम्लीय माध्यम में है और इसमें डॉक पादप के अंदर जो रस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ऐसी स्थिति में अम्ल क्षार के उदासीनीकरण से होने वाली जलन को नियंत्रित या कम किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है बिच्छू तत्व या चींटी के काटने पर होने वाली जलन के ऊपर यदि साबुन घिस दिया जाए, तो चूंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है तो पानी में घोलकर अगर हल्का सा घिस दिया जाए तो इसमें होने वाली जलन को कुछ कम किया जा सकता है। रबड़ के स्कंदन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। लेटेक्स के रूप में जो रबर प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है उसको थक्का जमाने के लिए भी एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जैसे दूध के स्कंदन की प्रक्रिया के अंदर हम नींबू का रस मिलाते हैं, एसिटिक वहाँ पे अम्ल मिलाया जाता है सिट्रिक एसिड, उसी तरीके से यहाँ पर लेटेक्स के स्कंदन के लिए हम फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। भोजन व फलों के संरक्षण के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, टमाटर के अलावा बाकी प्रक्रिया आपको यहाँ पे नेक्स्ट में लेनी है। ऑक्जेलिक एसिड, तो फलों और भोजन के संरक्षण के अंदर फॉर्मिक अम्ल काम में लिया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है नेक्स्ट एसिड की, जो है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र आपको ध्यान रखना है COOH और दूसरा एक और COH जुड़ करके डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जो अम्ल सरलतम अम्ल प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। और ये ऑक्जेलिस पादप से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड को कहाँ से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, तो आप देख सकते हैं टमाटर, पालक में और कपड़ों की रंगाई छपाई के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। तो टमाटर के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और पालक के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और चूंकि ऑक्जेलिक अम्ल आपकी बॉडी के अंदर यदि अवशोषित हो रहा है तो यह ऑक्जेलिक अम्ल शरीर में उपस्थित कैल्शियम के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। और जितनी भी पथरियाँ शरीर में निर्मित होती है मैक्सिमम पथरियों का संगठन कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर पथरी निर्मित होती है उस व्यक्ति को पालक या पत्तेदार सब्जियां, यहाँ तक कि टमाटर खाने की मनाही कर दी जाती है, बीजों को खाने की मनाही कर दी जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित रहता है। इसके अलावा कपड़ों की रंगाई छपाई में भी हम ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। कपड़ों से स्याही के दाग मिटाने के लिए, अगर ये भी आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, अगर आपके शरीर से आपके बॉडी के अंदर या आपके पेन जेब के अंदर रखा गया है और गर्मी के दिनों में पेन अगर लीक होकर के उसके अंदर रखी हुई स्याही यदि कपड़े पर लग जाती है तो उस स्याही को हटाने के लिए भी हम ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन बनाकर उस जगह पर रगड़ते हैं तो जितनी भी स्याही है वो सामान्यतः इससे अभिक्रिया करके हट जाती है, लेकिन फिर भी 2, 3, 4 बार इसका उपयोग करने पर उस जगह से पूर्णतः स्याही का दाग मिटाया जा सकता है। तो आप इसका उपयोग ध्यान रखें। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में या पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कपड़ों की रंगाई छपाई के अंदर इसका उपयोग करते हैं तथा स्याही का दाग लगे हुए कपड़े के अंदर जो दाग को हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल काम में लिया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र ये है और ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें COH समूह कितने हैं, 2 हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वास्तव में दूध खट्टा होने पर अत्यधिक मात्रा में ये लैक्टिक एसिड दूध के अंदर निर्मित होता है और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है खट्टे दही में या दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। और इस लैक्टिक एसिड के अलावा अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड की एक तो संरचना ध्यान रखनी है, इसके अलावा दूध में पाया जाता है, दही में उपस्थित रहता है और वही लैक्टिक एसिड छाछ के अंदर भी उपस्थित होता है। तो इन तीनों में जो खट्टापन उत्पन्न हो रहा है उस खट्टेपन में मुख्य घटक के रूप में लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी संरचना मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो दूध, दही, छाछ और दूध के खट्टा होने पर या दूध के फटने में भी सहायक अम्ल कौन सा है तो भी आपको ध्यान रखना। लैक्टिक एसिड की वजह से ही इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है दूध में उस समय दूध फट जाता है और इसीलिए अगर दूध को फटने से बचाना हो तो चूंकि ये अम्ल है, अम्ल को कम करने के लिए यदि क्षार मिला दिया जाए तो दूध को फटने से रोका जा सकता है और ये प्रक्रिया आप काम में ले सकते हैं। यदि दूध कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में है दूध और कम मात्रा में लेके आपने गर्म किया और फट गया है तो आप उस दूध को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, शेष दूध जो कि फटने से, गर्म होने से पहले हमारे पास में है, उसमें यदि सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाए जिसको कहा जाता है मीठा सोडा, तो यदि
शेष बचे हुए दूध में जो फटा नहीं है, गर्म करना बाकी है, उस दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट की एक निश्चित मात्रा, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, ज़्यादा मात्रा में है दूध है 2-4 किलो है तो 1-2 चम्मच डाल दीजिए, लेकिन अगर कम मात्रा में है तो थोड़ी 2 चुटकी 3 चुटकी दूध मिला करके या सोडियम बाइकार्बोनेट दूध में मिला करके उसको गर्म करिए। चूँकि ये अम्लीय प्रकृति क्षारीय प्रकृति का है, दूध में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, दोनों उदासीन हो जाएंगे तो दूध नहीं फटता है या फटने से रोका जा सकता है। इसकी संरचना भी आप ध्यान रखें, इसकी संरचना है COOH, ये सेकंड नंबर पे आता है CHOH और थर्ड नंबर पे आता है CH3। और इस तरीके की संरचना में ये किरल कार्बन के रूप में उपस्थित होता है। इसी को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड कहा जाता है। तो CH3, CHOH और COH ये जो संरचना है जो कि त्रिविमीय संरचना युक्त यौगिक है और इसका ये सामान्यतः त्रिविम रसायन प्रदर्शित करता है, डेक्स्ट्रोलिवोरोटेटिव प्रकृति प्रदर्शित करता है और ये दूध के अंदर उपस्थित रहता है। तो संरचना ध्यान रखनी है, उपयोग ध्यान रखना है, कहाँ उपस्थित होता है ध्यान रखना है और इसका दैनिक जीवन में उपयोग दूध को फटने से बचाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा मिला करके उसको दूध को फटने से बचा सकते हैं। और इसमें क्यों ऐसा होता है उसका कारण बता सकते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड है, उसको उदासीन करने के लिए हम क्षारीय माध्यम का सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा मिला दें तो अपने आप ही दूध फटने से बच जाएगा, क्योंकि उदासीनीकरण द्वारा अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट एसिड के रूप में है टार्ट्रिक एसिड। अब एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, या आपके 2 टेबल वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें कई बार इस तरफ अम्ल दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ स्रोत दे दिए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड, जिसको क्रीम ऑफ टार्टर भी कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, इमली, अंगूर और कच्चे आम के अंदर जो खट्टापन है वो सामान्यतः खट्टापन टार्ट्रिक एसिड की वजह से होता है, जिसकी संरचना यदि मैं यहाँ पर निर्मित करूँ तो ये है COOH, CHOH, CHOH और COOH। तो इस एसिड को हम टार्ट्रिक एसिड कहते हैं और ये अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम के अंदर उपस्थित रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा है, सिट्रिक एसिड। तो ध्यान रखना यहाँ पे लैक्टिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सिलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, वापिस टार्ट्रिक एसिड ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अंदर 2 किरल कार्बन है, ये भी किरल कार्बन है, ये भी किरल कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिट्रस का मतलब खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, जिसमें नींबू और संतरे के अंदर ये आधिक्य में उपस्थित रहता है। तो नींबू और संतरे का खट्टापन किसकी वजह से है, सिट्रिक एसिड की वजह से। और सिट्रिक एसिड वास्तव में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसकी यदि संरचना प्रदर्शित की जाए तो COOH, यहाँ पर है CH2, वापिस COOH, इसके अलावा CH2, COOH और यहाँ पर भी एक OH जुड़ा होता है। तो इस तरह की जो संरचना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वास्तव में सिट्रिक एसिड है और ये सिट्रिक एसिड नींबू और संतरे के अंदर उपस्थित रहता है। अब ये ध्यान रखना, नींबू और संतरे में उपस्थित सिट्रिक एसिड में किरल कार्बन नहीं होता है, जबकि लैक्टिक एसिड के अंदर और टार्ट्रिक एसिड के अंदर किरल कार्बन उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं भी आपको ध्यान में रखनी। तो नींबू संतरे में सिट्रिक एसिड, इमली और अंगूर के अंदर टार्ट्रिक एसिड, दूध और दही के अंदर लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सड़े हुए मक्खन में। मक्खन के खराब होने पर आने वाली जो बदबू है अंदर से जो आ रही है, वह बदबू मुख्यतः ब्यूटेरिक अम्ल के कारण आती है, जिसको अंग्रेजी के अंदर लिखा जाए तो BUTYRIC ब्यूटाइरिक एसिड कहा जाता है। और इसका नाम पड़ा है बटर से। बटर किसको कहते हैं अंग्रेजी में, मक्खन को बटर कहा जाता है। और बटर के अंदर उपस्थित जो एसिड है उसी को हम बटरिक एसिड या ब्यूटाइरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ब्यूटाइरिक एसिड की यदि संरचना की बात की जाए तो 4 कार्बन युक्त ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो कि इस रूप में संरचना प्रदर्शित करता है। तो एक CH3 फिर CH2 फिर CH2 और एक अंत में एक ही COH समूह जुड़ा हो तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में 4 कार्बन युक्त अम्ल है, इसी को हम ब्यूटाइरिक एसिड कहते हैं। और ये सड़े हुए मक्खन के अंदर जो आने वाली बदबू है उस बदबू के अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा लास्ट में हम बात कर रहे हैं
4 पॉइंट और हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखना, इससे पहले आया था सिट्रिक एसिड, उससे पहले आया था टार्टरिक एसिड, उससे पहले आया था लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड वास्तव में आंवले के अंदर आधिक्य में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछा जाए तो उसको भी हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, और ये विटामिन सी है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यदि इसकी संरचना पूछी जाए तो मैं इसकी संरचना यहाँ पर निर्मित करता हूँ इस रूप में। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इसके अलावा यहाँ पर एक OH होगा, इसके अलावा यहाँ पर एक OH होगा, इसके अलावा इस तरह की संरचना में एक OH यहाँ होगा, एक OH यहाँ होगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, गिनती में आपको बता देता हूँ, 6 कार्बन युक्त अम्ल है जिसके अंदर कार्बन 6 कौन से हैं मैं गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। और ऑक्सीजन की संख्या भी गिने तो 6 ही है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन युक्त इस प्रकार की संरचना को हम नाम देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और ये आंवले में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये दोनों सूचनाएं भी आपको इसके साथ में ध्यान रखनी है। इसके बाद कर रहे हैं मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड वास्तव में सेब या एप्पल के अंदर पाया जाता है। और एप्पल को हम लैटिन भाषा में मेलम कहते हैं और इसीलिए इसका नाम रखा गया है मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड 4 कार्बन युक्त डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप चाहें तो इसकी मैं संरचना यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ, इस रूप में है HOCHCOOH CH2COOH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा 2 नाम अब भी आपको ध्यान रखना है, एक है फ्यूमेरिक एसिड, एक है मैलेइक एसिड, जो कि दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी हैं। उनकी संरचना भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ हिप्यूरिक एसिड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आपने नाम सुना होगा हिप्यूरिक एसिड, ये वास्तव में हिप्पस से बना है। आपको इसका उद्भव ध्यान रखना है, हिप्पस। और हिप्पस शब्द काम में लिया जाता है घोड़े के लिए। घोड़ा या घोड़े को हम हिप्पस कहते हैं और अभी आपके जूलॉजिकल नाम के रूप में हिप्पस कहा जाता है। और हिप्पस से प्राप्त होने वाले एसिड के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है हिप्यूरिक एसिड। और ये हिप्यूरिक एसिड घोड़े के मूत्र के अंदर उपस्थित रहता है। तो इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना, हिप्यूरिक एसिड घोड़े के मूत्र में उपस्थित होता है। और अस्तबल के अंदर चूंकि घोड़े बांधे जाते हैं तो अस्तबल के अंदर जो स्मेल आ रही है वो स्मेल मुख्यतः हिप्यूरिक एसिड के कारण आती है। जैसे आपके यूरिनल्स के अंदर या जहाँ पेशाब ज़्यादा कर रहे हैं उस जगह पर जो स्मेल आ रही है वो सामान्यतः यूरिया की और उससे उत्पन्न होने वाले अमोनिया घटकों के कारण आती है, जबकि अस्तबल के अंदर जो स्मेल आ रही है वो हिप्यूरिक एसिड के कारण आती है। तो अस्तबल में इसकी या हिप्यूरिक अम्ल की गंध आती है क्योंकि यह घोड़े के मूत्र के अंदर पाया जाता है। और अगर इसकी मैं संरचना देखूं तो हिप्यूरिक एसिड की संरचना इस तरह की है, बेंजीन रिंग, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, फिर है NH, फिर है CH2 और फिर है COOH। याद रखने के लिए इसको 2 भागों में बांट दीजिए। इधर लेफ्ट साइड के अंदर दिया गया है बेंजेमाइड और राइट साइड के अंदर है एसिटिक अम्ल, CH3COH होता तो एसिटिक अम्ल है, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन हटके आपस में जुड़ गए तो इस तरह का जो संरचना युक्त अम्ल है इसी को हम नाम देते हैं हिप्यूरिक एसिड। घोड़े के मूत्र के अंदर पाया जाता है, अस्तबल में इसी अम्ल की गंध आती है। इसके अलावा मानव मूत्र के अंदर जो कौन सा यौगिक होता है तो उसमें ध्यान रखना, यूरिया मानव मूत्र में पाया जाता है। और इसकी संरचना अगर पूछे तो ये NH2CONH2 के रूप में प्रदर्शित होती है। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। ये एमाइड क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक है और इसी के विघटन से अमोनिया निर्मित होती है। और यूरिनल्स के अंदर या एक ही स्थान पर लंबे समय तक पेशाब करते हैं तो वहाँ पर जो उस घटक की गंध आती है वो यूरिया या इसके विघटन से प्राप्त होने वाले अमीन्स के कारण आती है। तो ये यूरिया मानव मूत्र में पाया जाता है, हिप्यूरिक एसिड घोड़े के मूत्र के अंदर पाया जाता है। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं लिटमस पत्र। ये वास्तव में सूचक है जो कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम की सूचना देता है। अम्लीय और
क्षारीय माध्यम की सूचना देने वाले पत्र को हम लिटमस पत्र कहते हैं। और लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है ये जरूर ध्यान रखना। लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन वास्तव में क्या है, दो नाम आपको आगे दिए हुए, शैक लिखा गया, शैक याद रखना, लाइकेन शैक याद रखें, लाइकेन शैक। तो शैक का मतलब क्या है, शे से बनाएगा शैवाल और क से बनता है कवक। तो शैवाल और कवक जब एक साथ सजीवी रूप में उपस्थित होते हैं तो जो प्राप्त संरचना है उसी को हम नाम देते हैं लाइकेन। और लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है और इसी लाइकेन से हम लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है और यह शैवाल और कवक का सहजीवी उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में लिटमस पत्र की प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। और एक शब्द मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये आपने अनीला शब्द सुना होगा और इससे आपको पता लग जाएगा कि माध्यम को ये कैसे प्रदर्शित करता है। लिटमस पत्र दो प्रकार के हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस, लाल और नीला। तो कहाँ यूज होगा मैं एक बता देता हूँ, सेकंड उसके अगेंस्ट में आप याद रख सकते हैं। अनीला, अ से बनता है अम्ल, नी से बनता है नीला, ला से बनता है लाल। तो अनीला में अम्ल हमेशा नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है तो उसको हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल लाल लिटमस नीले लिटमस को लाल में बदलता है। और ऐसी स्थिति में क्षार की बात की जाए तो क्षार है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है। इस आधार पर हम माध्यम में परिवर्तन के साथ रंग परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर अधिकतर प्रश्न कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण के रूप में पूछे जाते हैं। तो अपना ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट अगली क्लास के अंदर प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा कुछ रह गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा लास्ट में कुछ बचेंगे पदार्थ, उसको हम अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल और हैं। एस्प्रिन, वास्तव में ये डिस्प्रिन दवाई आपने नाम सुना होगा। पेट दर्द में डिस्प्रिन का उपयोग किया जाता है जिसका जेनेरिक नाम क्या है, एस्प्रिन है। एस्प्रिन उसके अंदर मुख्य घटक है और यही घटक दर्द निवारक एनाल्जेसिक प्रकृति का होता है तथा यह एनाल्जेसिक ब्लड डाइल्यूटर का काम करता है, खून को पतला करने का काम करता है। तो यदि आपके शरीर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द को ठीक करने के लिए हम डिस्प्रिन का उपयोग करते हैं। कि सिर दर्द को ठीक करने के लिए डिस्प्रिन क्या काम करती है, जैसे ही खाई जाती है ये आपके ब्लड का डाइल्यूशन या उसको पतला कर देती है। ब्लड पतला होने पर आपके शरीर के हर एक हिस्से में, सिर में भी आसानी से ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी और दर्द है वो आसानी से ठीक हो जाता है। इसलिए डिस्प्रिन या एस्प्रिन का उपयोग सामान्यतः दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। दर्द निवारण की प्रक्रिया में काम में आने वाली दवाइयों के लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं जिसको कहा जाता है एनाल्जेसिक। तो ये शब्द भी आप ध्यान रखना, दर्द निवारक के लिए हम एनाल्जेसिक शब्द का उपयोग करते हैं। साथ ही यह एस्प्रिन ब्लड डाइल्यूटर का काम भी करती है या रुधिर को पतला करने का काम भी करती है। तो ये भी आपको प्रक्रिया दर्द निवारक के रूप में हम डिस्प्रिन का जो उपयोग कर रहे हैं वो इसका जेनेरिक नाम है, जबकि दवाई हम सामान्यतः डिस्प्रिन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक और यौगिक है, अगर एस्प्रिन की संरचना आप देखना चाहें तो मैं एस्प्रिन की संरचना आपको बता देता हूँ। बेंजीन वलय होगी, एक जगह पर O और COCH3 समूह जुड़ा होगा और दूसरी तरफ COOH ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हो तो इसी को हम एस्प्रिन कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम यदि पूछे तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट पहले आ चुका है और सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। और लास्ट में हम बात कर रहे हैं सैलिसिलिक एसिड की। तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है और अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की बात करूं तो OH और COH अगर है ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा है तो इसी को हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब आप कहेंगे सैलिसिलिक एसिड का उपयोग क्या है, तो सैलिसिलिक एसिड सामान्यतः हम शरीर में या पाँव में होने वाली गांठें या जिसको कहा जाता है नट्स कहते हैं या फिर सामान्य भाषा में आइटन बोलते हैं, तो आइटन होने पर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में होता है और उस आइटन को हटाने के लिए हम इस सैलिसिलिक एसिड का उपयोग करते हैं। सैलिसिलिक एसिड का पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को, चूंकि ये कार्बनिक विलायक या नेफ्था के अंदर घोलकर हम इसका
पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को जिस जगह पर आपके आयटन हो रखा है वहाँ पर लगा करके ऊपर प्लास्टिक पैक करके बांध दीजिए और 5-6 दिन लगातार बांधेंगे या लगातार सैलिसिलिक एसिड का उपयोग करेंगे तो वो आयटन धीरे धीरे गल करके यह उस स्किन को पूर्णतः वहाँ से हटा देता है। ऐसी स्थिति में आपका आयटन बिल्कुल साफ और सही हो जाता है। मार्केट के अंदर ये डॉट्स के रूप में भी मिलता है, आप चाहें तो उस डॉट्स को ला करके उसके अंदर भी बीच में सैलिसिलिक एसिड है, उस डॉट को उस आयटन के ऊपर लगा दीजिए और फिर बांध दीजिए। उसके साथ में स्ट्रिप आती है उससे, और उसके रूप में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। और यदि ज़्यादा आयटन है तो आप सीधा सा सैलिसिलिक एसिड का पेस्ट मार्केट से लेके आइए, जिस जगह पे आयटन हो रहे हैं वहाँ पर लगाइए और बांध कर रख दीजिए। दिन में सुबह के टाइम दिन भर बंधा रहने दीजिए, फिर शाम के टाइम रात भर बंधा रहने दीजिए। 7 दिन के अंदर कितने भी आयटन हैं वो साफ़ किए जा सकते हैं। ये माइल्ड एसिड है या बिल्कुल दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, जो स्किन को धीरे धीरे ख़त्म तो करता है लेकिन दर्द नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग सामान्य दैनिक जीवन में क्या क्या होते हैं उनकी चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अकार्बनिक यौगिक और उनके उपयोगों की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।